क्लासेस अटेंड नहीं की है, करना चाहते हैं वो यूट्यूब चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट बनी हुई है आईपीसी की, वहां से पूरे चैप्टर 3 तक के ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस वहां से आप कवर कर सकते हैं, सिलेबस आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि भाई चैप्टर 4 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आप किसी भी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर चैप्टर 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर 4 जो है उसकी हेडिंग है जनरल एक्सेप्शन, साधारण अपवाद। चैप्टर 5 से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे आईपीसी में, तो आप पढ़ेंगे सारे अपराध। चैप्टर 5 से पूरे अपराध चालू होते हैं, मतलब वहां से आपको हर एक चीज के लिए बताया जाएगा कि अगर आपने ऐसा एक्ट किया है, ये किया है, तो वो अपराध है, उसके लिए इतना दंड है, ये काम किया है, इस तरीके से किया है, ये अपराध है, इसके लिए दंड है। लेकिन ये जो चैप्टर 4 है, ये बात करता है एक्सेप्शन की। ये कहता है कि यदि आपने कोई ऐसा कार्य किया है तो वो अपराध नहीं है। तो चैप्टर 4 में सेक्शन 76 से 106 तक जितने भी एक्ट आपको बताए गए हैं, जितने भी सर्कमस्टेंसेस आपको बताए गए हैं, तो इन्होंने कहा है कि इस चैप्टर के अंदर आपने जो भी कार्य किया है वो कार्य आपका अपराध नहीं है। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत सेक्शन 76 से 106 तक की जितनी भी सर्कमस्टेंसेस बताई गई हैं, तो यदि आईपीसी में आगे बताए जाने वाले अध्यायों में जितने भी क्राइम्स हैं, उनमें भी यदि आप क्राइम कमिट करते हैं और वो क्राइम इस चैप्टर में बताए गए सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली फिट बैठता है, तो आपको इस चैप्टर का लाभ मिल जाएगा और आप जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे, और आप जो है अपने ऑफेंस जो आपने कमिट किया है उससे बचाव ले सकते हैं कि भाई मैं इस चैप्टर के अंदर एक्सेप्शन में आ रहा हूं, इसलिए मैंने ऑफेंस कमिट नहीं किया है। चैप्टर 4 ये बात करता है। अब ये जो चैप्टर 4 है आपका, तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, जब कभी भी आपने कोई क्राइम कमिट किया है और उसको प्रूफ करना है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किसके ऊपर होता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। उसको प्रूफ करना होता है कि गिल्ट हुआ है, गिल्टी है पर्सन सामने वाला, प्रोसिक्यूशन को करना है। और जो एक्यूज्ड पर्सन है वो बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा कि नहीं, मेरा केस जो है वो जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है, मैंने जब एक्ट कमिट किया था तो सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी जिसके कारण जो मेरा केस है वो जनरल एक्सेप्शन वाले पार्ट में आता है और मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये बेस्ड है आपके प्रिंसिपल पे कि बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू एक्यूज्ड, संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेक्शन में। आपकी चैप्टर 3 में कौन सी सेक्शन में पढ़ा था, किस सेक्शन में ये प्रिंसिपल है मैंने बताया था, बताइए, प्रीवियस क्लासेस में अटेंड की थी। 72, वेरी गुड अरुणा। 72, सेक्शन 72 ऑफ आईपीसी बात करती है कि बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू एक्यूज्ड, संदेह का लाभ जो है हमेशा अभियुक्त को दिया जाता है। यदि कभी भी कोई भी मैटर न्यायालय के समक्ष आता है, कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है और उस पे ये आरोप लगाए गए हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने कोई पर्टिकुलर अपराध किया है, और जब एविडेंसेस कोर्ट में पेश किए जाते हैं और एविडेंस से कोई भी फैक्ट ऐसा निकल के सामने आ गया जिससे थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट हो गया कि क्या इस पर्सन ने ही ये अपराध किया है या नहीं किया है, तो अगर इतना सा भी डाउट क्रिएट हो गया तो उस डाउट के बेस पे सामने वाले पर्सन को रिबेट मिल जाएगी, उसको सजा नहीं होगी। ये पूरे इस चैप्टर का, चैप्टर 4 का सार है, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू एक्यूज्ड, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप लोग लिख सकते हैं, बुलमिंगटन वर्सेस डीपीपी 1935, बुलमिंगटन वर्सेस डीपीपी 1935। इस केस में बताया गया है कि बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू एक्यूज्ड, अभियुक्त को संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलता है। बुलमिंगटन वर्सेस डीपीपी। देन अनदर केस के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962 का केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो चैप्टर 4 पे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, सीधा केस पूछ लेंगे और पूछ लेंगे
ये जो केस है ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है आईपीसी में, तो ध्यान रखना है। बुलमिंगटन वर्सेस जीपीपी, के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। मैम ये 76 के हैं कि 72? भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1966। योगेंद्र मोरारजी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, योगेंद्र मोरारजी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1980। मैम मैं 72 के केसेस हैं, 76 के। 72 का क्या? ये केसेस जो आप बता रहे हो 72 के हैं या 76 के हैं? ये चैप्टर 4 पे हैं, जनरल है। चैप्टर 4 जो रिलायबल है वो चैप्टर 4 किसकी बात करता है कि बेनिफिट डाउट ऑलवेज गोज टू एक्यूज्ड, संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलता है। इस प्रिंसिपल पे है ये चैप्टर्स, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चंस हैं, सॉरी केसेस हैं। अभी हम जनरल चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं, अभी हमने सेक्शन से स्टार्ट नहीं किए हैं। हम चैप्टर 4 का जो बेसिक कंसेप्ट है अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। चैप्टर 4 जो है वो किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल पर चलता है कि संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलेगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। और उससे रिलेटेड ये केसेस हो गए। अब ये जो प्रिंसिपल जिसकी हम बात कर रहे हैं चैप्टर 4 में जो बताया गया है, ये रूल ऑफ एविडेंस है, साक्ष्य का नियम कहलाता है। ये भी एक क्वेश्चन आपका प्री में पूछते हैं, लिख लीजिए, लिखते जाइए फटाफट। चैप्टर 4 में जो सिद्धांत बताया गया है ये क्या है? साक्ष्य का नियम है, रूल ऑफ लॉ, सॉरी रूल ऑफ एविडेंस, जो कि किससे रिलेटेड है? कंक्लूसिव प्रिजम्पशन और रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन। कंक्लूसिव प्रिजम्पशन और रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन। एविडेंस जब हम पढ़ेंगे तो एविडेंस में 3 प्रकार की प्रिजम्पशंस चलती हैं। एक चलती है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ रेब्यूटेबल, विधि की खंडनीय उपधारणा, और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इररेब्यूटेबल, विधि की अखंडनीय उपधारणा। इसका मतलब होता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ रेब्यूटेबल मींस जो विधि है, जो लॉ है, वो अपनी साइड से कुछ चीज को प्रिज्यूम करके चल रही है। वो ये मान के चल रही है कि अगर हम चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 में ये चीज अपराधी को प्रूफ करना होगी कि वो जनरल एक्सेप्शन के अंदर आ रहा है, उसको जनरल एक्सेप्शन का लाभ चाहिए। लेकिन कोर्ट क्या प्रिज्यूम करके चलेगा, लॉ क्या प्रिज्यूम करके चलेगा कि तुम अपराधी हो। अब ये तुमको प्रूफ करना है कि नहीं, मैं अपराधी नहीं हूं, मेरा जो एक्ट है वो कहाँ आ रहा है, चैप्टर 4 के अंतर्गत आ रहा है, जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है, और मैंने जो है कोई अपराध नहीं किया है। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ रेब्यूटेबल है। तो इस चैप्टर में कौन सी प्रिजम्पशन चलती है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ रेब्यूटेबल, विधि की खंडनीय उपधारणा। मतलब लॉ अपनी साइड से उपधारणा करके चल रहा है, लेकिन आप इसका खंडन कर सकते हो, आप इसको तोड़ सकते हो। ये होती है विधि की खंडनीय उपधारणा, ठीक है। इसी के साथ रिलेटेड जो टर्म है वो भी समझा देती हूँ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ नॉट रेब्यूटेबल या इररेब्यूटेबल, विधि की अखंडनीय उपधारणा, जिसको हम बोलते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। इसी को क्या बोला जाता है? कंक्लूसिव प्रूफ। तो जब एविडेंस पढ़ेंगे तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि जो कंक्लूसिव प्रूफ होता है, निश्चायक सबूत बोलते हैं जिसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? निश्चायक सबूत। तो उसका मतलब होता है कि यदि किसी फैक्ट को विधि में बोल दिया गया है कि हम इस फैक्ट को कंक्लूसिव प्रूफ मान रहे हैं, निश्चायक सबूत मान रहे हैं, तब फिर आपको अधिकार नहीं है कि आप उसको तोड़ सकें। जिस फैक्ट को लॉ ने कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया है तब वो कहलाती है विधि की अखंडनीय उपधारणा। आप उसके लिए प्रूफ नहीं दे सकते, आपको टोटल मना हो जाता है, अब आप उसको तोड़ ही नहीं सकते क्योंकि विधि वो चीज मानकर ही चल रही है, ठीक है। ये हम एविडेंस में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें जो है कंक्लूसिव प्रूफ में आती है, ठीक है। चलिए, तो जो चैप्टर 4 में प्रिंसिपल है वो क्या है? एविडेंस ऑफ रूल ऑफ एविडेंस है, साक्ष्य का नियम है, जो कि रिलेटेड है निश्चायक सबूत और विधि की खंडनीय उपधारणा से। क्लियर? अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि चैप्टर 4 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चैप्टर 4 में 2 टाइप के एक्सेप्शन की बात होती है। पहला होता है एक्सक्यूजेबल डिफेंस और दूसरा होता है जस्टिफिएबल डिफेंस।
क्या होता है? एक्सक्यूजेबल डिफेंस और दूसरा होता है जस्टिफिएबल डिफेंस। एक्सक्यूजेबल डिफेंस को हिंदी में बोलते हैं क्षम्य प्रतिरक्षाएं या क्षमा योग्य बचाव, और दूसरा पार्ट को क्या बोलते हैं? युक्ति संगत प्रतिरक्षाएं या न्यायोचित प्रतिरक्षाएं। अब ये दो पार्ट्स कैसे डिवाइडेड है? तो सेक्शन 76 से 95 तक के पार्ट को क्या बोला जाता है? एक्सक्यूजेबल डिफेंस। लिखते जाइए, सेक्शन 76 से 95 डील्स विथ एक्सक्यूजेबल डिफेंस, सेक्शन 96 टू 106 आर जस्टिफिएबल डिफेंस, युक्ति संगत या न्यायोचित प्रतिरक्षाएं। 96 टू 106 युक्ति संगत या न्यायोचित प्रतिरक्षाएं, और 76 टू 95 क्षम्य प्रतिरक्षाएं। क्या मतलब होता है इसका? एक्सक्यूजेबल डिफेंस या क्षम्य प्रतिरक्षाओं का मतलब होता है कि आप जो डिफेंस ले रहे हैं या आप जो बात कह रहे हैं वो आपको एक्सक्यूज, क्षमा योग्य है, आपने जो एक्ट किया है उसको क्षमा किया जा सकता है, तो वो होता है एक्सक्यूजेबल डिफेंस। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। तो जो एक्सक्यूजेबल डिफेंस होते हैं उनमें मेंस रिया नहीं होता, मतलब जो एक्ट किया गया है, किसी भी पर्सन ने जो एक्ट किया है वो उसने गिल्टी इंटेंशन से नहीं किया है, ठीक है। तो एक्सक्यूजेबल डिफेंस मींस उसमें मेंस रिया था ही नहीं, मेंस रिया मींस गिल्टी इंटेंशन था ही नहीं। आपने जो कार्य किया है और उस कार्य की वजह से कुछ सामने वाली पार्टी को नुकसान हुआ है तो उसने आपके ऊपर केस फाइल कर दिया, तो आप क्या डिफेंस ले रहे हो कि भाई मेरा जो मैटर है वो जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है, मैंने इंटेंशनली तो ये कार्य किया ही नहीं है, मेरा गिल्टी इंटेंशन नहीं था, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मेंस रिया इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आपको उसके बेस पे एक्सक्यूज मिलता है, ठीक है। तो एक्सक्यूजेबल डिफेंस में मेंस रिया नहीं होता, ध्यान रखना। ऐसे एक्ट जिनमें मेंस रिया का अभाव है वो कहलाते हैं एक्सक्यूजेबल डिफेंस, और ये डील करते हैं 76 से 95 तक। अब बात करें 96 से 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, जो आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार है, ये उनसे रिलेटेड सेक्शन है 96 से 106। तो इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि हम अपनी आत्म प्रतिरक्षा करने के लिए दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, मतलब कोई हमारे ऊपर मारने के लिए आया और हमने भी क्या किया, बदले में उसको मारा, तो कहीं ना कहीं आपने हार्म तो पहुंचाया। तो यहाँ पे इंटेंशन तो आपका होता है, क्रिमिनल एक्ट होता है, इंटेंशन भी होता है, लेकिन आपको लॉ के द्वारा पावर दिया गया है कि आप अपनी आत्म प्रतिरक्षा कर सकते हैं, न्यायोचित तर्क होता है आपके पास, इसलिए इसको कहा गया है जस्टिफिएबल डिफेंस। आपको लॉ के द्वारा आपको जस्टिफाई किया गया है, आपको तर्क देने के लिए अनुमति दे दी गई है कि आप कोर्ट में बोल सकते हैं कि सर मैंने मारा, मैंने क्रिमिनल एक्ट किया, मेरा जो एक्ट है वो क्रिमिनल था, लेकिन मैंने सामने वाले को इसलिए मारा क्योंकि ये मुझे मारने आ रहा था, अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये मुझे जान से मार डालता, ठीक है। तो आपने किसी को मारा है, अपने आत्म प्रतिरक्षा में मारा है, सेल्फ डिफेंस में मारा, तो क्रिमिनल एक्ट तो आपने किया है। तो आपको जो बचाव मिल रहा है 96 से 106 के अंतर्गत, वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपको यहाँ पे अधिकार दिया गया है, जस्टिफिएबल डिफेंस दिया गया है, आपको न्यायोचित तर्क देने का सिद्धांत बताया गया है, ठीक, क्लियर। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास कितनी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई प्री पॉइंट ऑफ व्यू से? पहला तो 76 से 95 तक वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्सक्यूजेबल डिफेंस। 96 से 106 वाले पार्ट को बोलते हैं जस्टिफिएबल डिफेंस। ये जो चैप्टर है 4 वो कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड है कि बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू एक्यूज्ड, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देन ये रूल ऑफ एविडेंस है, साक्ष्य का नियम है, ये इतने क्वेश्चंस आपके प्री में बनते हैं, और ये सारे एक लाइन में बिल्कुल रजिस्टर पे लिख लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शंस की ओर। अब शुरुआत होगी हमारी सेक्शन 76 से, सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी, ठीक है। चलिए स्क्रीन शेयर कर देती हूं मैं। स्क्रीन शेयर होने लगी होगी आप लोगों को। सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी,
सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी बात कर रही है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें? विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। इसमें यह कहा गया है कि जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को, उस एक्ट को करने के लिए आप बाय लॉ बाउंड हैं, आपको बाय लॉ वो काम करने की अनुमति मिली है। ठीक है, आप बाध्य हैं वो काम करने के लिए लीगली, या फिर आप ऐसा विश्वास करते हैं, आप बिलीव करते हैं कि बाय लॉ आप ऐसा करने के लिए मुक्त हैं, और इस बिलीफ पर या इस बात को मानते हुए कि आप लॉ द्वारा बाउंड करने के लिए और वो आप एक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो काम क्या है? ऑफेंस नहीं है। लैंग्वेज पढ़िए, देखिए, नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who is or who by reason of mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। एक बार हिंदी में भी देखेंगे। कोई बात अपराध नहीं है, इस पूरे चैप्टर में कोई भी बात अपराध नहीं है, बिल्कुल, ये तो ध्यान रख लेना। पेपर में, एग्जाम में आपको 76 से 106 तक कुछ भी आ जाए तो वो बात अपराध नहीं है, पहली चीज ध्यान रखना है। एक्सेप्शन कंडीशन है, बस उनको ध्यान रखना कि कब उसको अपराध मानेंगे। ठीक है, तो कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। पहला पॉइंट, कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं है जो कैसे पर्सन ने किया है, जो उसको करने के लिए बाउंड है। पहली चीज, बाउंड बाय लॉ, इंग्लिश में आप वहां से जोड़ लेंगे, विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज, सबसे नीचे आ जाएंगे, बाउंड बाय लॉ टू डू इट। ऐसे पर्सन ने किया है वो एक्ट जो उसे करने के लिए लॉ के द्वारा बाउंड है। ठीक है, विधि द्वारा करने के लिए आबद्ध है। पहला पॉइंट। उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट, पकड़िए इस चीज को, तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण, सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। अब इसको हम तोड़ लेंगे। देखिए, कोई भी एक्ट ऐसे पर्सन ने किया है जो उसे करने के लिए बाय लॉ बाउंड है। ठीक है, और वो जो एक्ट उसने किया है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण किया है, तथ्य की भूल के कारण उसने वो काम किया है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ, विधि की भूल के कारण नहीं किया है। प्लस इन गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक किया है, अच्छे इंटेंशन से किया, किसी का बुरा करने के इंटेंशन से नहीं किया है, तब वो एक्ट ऑफेंस नहीं है। अब यहां से निकल के आते हैं आपके 2-4 क्वेश्चन। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब तथ्य की भूल। तथ्य की भूल, जो फैक्ट्स आपके सामने आए, जो सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आए, जो परिस्थितियां आपको देखकर लग रहा है, तो वो कहलाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला देख लीजिए, बी इलस्ट्रेशन देख लीजिए इसका, इसी का बी इलस्ट्रेशन देखिए। बी में क्या लिखा है? ए एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट to arrest by and after due inquiry believing Z to be by arrest Z, A has committed no offense। न्यायालय का जो है वो ऑफिसर है, का मां को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर सम्यक जांच के पश्चात ये विश्वास करके कि या मां है या को गिरफ्तार कर लेता है, का ने कोई अपराध नहीं किया है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ए को कि जा करके तुम अरेस्ट करके लाओ, किसको? बाय को। तो जो ए ऑफिसर था जिसको ऑर्डर मिला था कोर्ट से अरेस्ट करने का बाय का, तो ए गए, इसने ड्यू इंक्वायरी भी की, और इंक्वायरी करने के बाद इनको ये एप्रीहेंड हुआ, इनको ये लगा कि जो जेड है वो बाय है, तो इन्होंने गलती से, जानबूझ करके नहीं, गलती से और प्रॉपर इंक्वायरी भी की, उसके बाद इन्होंने जेड को अरेस्ट कर लिया। तो क्या अब
ए पर कार्रवाई चलाई जाएगी। क्या ए ने अपराध कर लिया? किसी को अननेसेसरी अरेस्ट कर लेना कौन सा अपराध होता है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। आगे अभी हम आईपीसी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाता है। यदि आपने अननेसेसरी किसी को बंद करके रख लिया, डिटेन करके रख लिया, वो कहलाता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो क्या यहाँ ए लायबल है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए? तो नहीं, उसको सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी का लाभ मिल जाएगा और वो ये प्रूफ करेगा कि नहीं, मुझे कोर्ट के द्वारा ऑर्डर मिला था बाई को अरेस्ट करने का और मैंने प्रॉपर पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी इंक्वायरी करी और उसके बाद मुझे पता चला कि जेड ही बाई है। मुझे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। ये क्या है? तथ्य की भूल है। उसने इंक्वायरी करी लेकिन पता नहीं इंक्वायरी में उसको आस पड़ोस के लोगों ने बताया यही बाई है, वो जेड को पकड़ के ले आया, उसने अरेस्ट कर लिया। तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, जिसका आप आधार ले रहे हो कि मैंने तथ्य की भूल के कारण ऐसा किया है, तो वो तथ्य की भूल सम्यक सतर्कता से ही होनी चाहिए। अब अगर ये पुलिस ऑफिसर जाता और बिना कोई इंक्वायरी करे, मतलब इसको कोर्ट से ऑर्डर मिले बाई को पकड़ लाओ, इसने का कौन टाइम वेस्ट करे, किसी को भी पकड़ के हाजिर कर दो, बोल दो बाई है, तब फिर इसको 76 का लाभ नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या करना है? आपकी साइड से पूरी सतर्कता होनी चाहिए कि आप जो एक्ट कर रहे हो, आपने पूरी इंक्वायरी कर ली। अगर आपने नेग्लिजेंट एक्ट किया है, आपने अपनी तरफ से सावधानी नहीं बरती है, तो आपको 76 का लाभ नहीं मिलेगा। फिर वो मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं मानी जाएगी। वो क्या है? वो नेग्लिजेंट एक्ट थी, आपने सही से इंक्वायरी नहीं की, ठीक है। तो ये होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब होता है विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। अगर आपने लॉ की कोई भूल कर दी है तो वो क्षम्य नहीं होगी। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो भी लॉज इंडिया में प्रिवेल है, जितने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, दुनिया भर के जितने एक्ट है, फूड एडल्टरेशन एक्ट, तो ये एक सामान्य उपधारणा चलती है, ये एक प्रिजम्पशन है कि हमारी कंट्री में ये माना जाता है कि हमारी कंट्री में जितने भी लॉज हैं उनके बारे में ईच एंड एवरी पर्सन को नॉलेज होता है। ये उपधारणा है। भले ही होता नहीं है, लेकिन विधि ये मान के चलती है कि इंडिया में जितने भी लॉ है, इंडिया में जितने भी रहने वाले लोग हैं, उन सभी को सारे लॉज का ज्ञान है जितने इंडिया में प्रिवेल है। अब अगर उस पर्टिकुलर लॉ में किसी चीज को अपराध घोषित किया गया है और वो एक्ट किसी पर्सन ने कर दिया है, तो उसको अपराधी माना जाएगा, उसको लाभ नहीं मिलेगा 76 का। वो नहीं कह सकता कि मिस्टेक ऑफ लॉ, मतलब सॉरी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मुझे नहीं पता था तथ्य के बारे में, तो वो किसी भी लॉ से रिलेटेड इस बात को नहीं कह सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था कि आईपीसी के अंतर्गत चोरी भी कोई अपराध है, इसलिए मैंने कर दी। मुझे नहीं पता था कि मैंने ए पर्सन को अपने घर में बंद करके रख लिया है, तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है आईपीसी के अंतर्गत। तो वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं पता था, मुझसे भूल हो गई। अगर मुझे पता होता कि ये अपराध है तो मैं नहीं करता। ये एक्सक्यूज नहीं लेने दिया जाएगा, ठीक है। ये कहलाता है क्या? मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ लॉ कभी भी आपको क्षम्य नहीं होती है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर तथ्य की भूल के कारण आपने कोई काम कर दिया, वो भी गुड फेथ में, ठीक है। ये वर्ड से याद रखना है इस सेक्शन की, गुड फेथ में। तो इस पूरे सेक्शन के आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या निकल कर आए सेक्शन 76 के? बताओ कोई, क्या समझ में आया? हेलो हेलो हाँ बोलो। मैम, इसमें ना ये समझ में आया सेक्शन 76 में यहाँ पे तथ्य की भूल की माफी है पर विधि की भूल की माफी नहीं है। और तथ्य की भूल की माफी तभी दी जा सकती है जब हम कोई कार्य को सद्भावना पूर्वक और किसी सतर्कता और सावधानी से कोई काम को हम करते हैं। ठीक, वेरी गुड, क्लियर है ना। अब इसमें आपकी दो बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ को लेकर के, ठीक है। वो क्या है? आप लोगों के पास, सबके पास आईपीसी की बुक्स होंगी, उनमें से देख के अच्छे से लिख लेना। मैं आपको बता दे रही हूँ। इग्नोरेंसिया फैसेट एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंसिया लेगिस नेमिनेम एक्सक्यूसेट। इग्नोरेंसिया मतलब इग्नोरेंस, फैसेट मींस फैक्ट, एक्सक्यूजेट मतलब एक्सक्यूजेबल। इन्होंने कहा है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज किया जा सकता है, यही बात बोल रहे हैं। तथ्य की भूल है यदि,
तो वो क्षमा की जा सकती है, लेकिन विधि की भूल एक्सक्यूजेबल नहीं होती है। इग्नोरेंसिया लेगिस नेमिनेम एक्सक्यूजेड, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। ठीक है, ये दो मैगजीन्स एग्जाम में पूछी जाती हैं और आपको याद रखना है कि ये दो मैगजीन्स किससे रिलेटेड है, सेक्शन 76 और सेक्शन 79, क्योंकि सेक्शन 76 और सेक्शन 79 में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों एक ही बात करती हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। तो जनरल लैंग्वेज में आपको याद रखना है तथ्य की भूल जो है उसके लिए आपको क्षमा मिल सकती है, लेकिन विधि की भूल के लिए आपको क्षमा नहीं मिल सकती। इसकी लेटिन फ्रेज क्या है, इग्नोरेंसिया फेसिट एक्सक्यूसेड, इग्नोरेंसिया लेगिस नेमिनम एक्सक्यूसेड। ठीक है, या इसको अदर लैंग्वेज में बोलते हैं इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेड, ये भी बोला जाता है, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेड। आपको ये बुक्स में मिल जाएगी, आपके पास लीगल लैंग्वेज की बुक होगी फर्स्ट सेमेस्टर की, उसमें ये लीगल मैगजीन्स मिल जाएंगी। अगर आपके पास लॉ डिक्शनरी है उसमें आपको ये लीगल मैगजीन मिल जाएंगी। ठीक है, और मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी। तो ये दो मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन से, ये याद रखना है। अब इस सेक्शन 76 में एक प्रिंसिपल है जिसको कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ सुपीरियर रिस्पोंडेंट। क्या कहा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ सुपीरियर रिस्पोंडेंट। आपको देखिए स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा होगा ये छोटा सा सेक्शन 76 के एरो लगाइए, देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ सुपीरियर रिस्पोंडेंट, वरिष्ठ अधिकारी के आदेश मानने का प्रिंसिपल। तो सेक्शन 76 में ये कहा गया है कि ये जो प्रिंसिपल है कि जो हमारे सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं, होता है ना, जैसे मिलिट्री है, पुलिस है, इन डिपार्टमेंट्स में जो सुपीरियर ऑफिसर्स अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देते हैं कोई काम करने के लिए, तो सेक्शन 76 में ये कहा गया है कि जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर है वो बाउंड नहीं है कि वो आंख बंद करके अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर्स को फॉलो कर दे। अगर उसको लगता है कि सुपीरियर ऑफिसर ने जो ऑर्डर हमें दिया है वो इलीगल है, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, बात समझना, कॉन्ट्रेरी टू लॉ है और ये किसी ना किसी लॉ का वायोलेशन करता है, तो वो साफ मना कर सकता है कि मैं आपके ऑर्डर्स नहीं मानूंगा। देखिए इसका इलस्ट्रेशन पढ़िए, इलस्ट्रेशन ए देखिए, इससे समझ में आएगा। ए, अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कंफर्मिटी विद द कमांड ऑफ लॉ। इसको अंडरलाइन करना है, इन कंफर्मिटी विद द कमांड ऑफ लॉ ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। इसमें लिखा है कि विधि के समादेशों के अनुवर्तन में, इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है, का ने कोई अपराध नहीं किया है। अब देखो, ए एक सोल्जर है, जो का व्यक्ति है वो कौन है, एक सैनिक है। तो इस सैनिक को इसके मेजर जनरल होंगे या इनसे जो भी वरिष्ठ अधिकारी होंगे, इन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि ये जो सामने भीड़ खड़ी है इस पे गोली चलाओ। अब भीड़ पे गोली चलाएंगे तो कोई ना कोई तो मरेगा, किसी ना किसी को तो लगेगी। तो ए ने, जो सैनिक था, अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश को माना और गोली चला दी, तो इसको अपराध नहीं माना गया। लेकिन इसको अपराध कब नहीं माना गया, क्योंकि उसने ये कंफर्म कर लिया कि ये जो कमांड उसके ऑफिसर ने दिया है वो लॉ के अकॉर्डिंग है। इसमें एक लाइन जुड़ी है, इन कंफर्मिटी विद द कमांड ऑफ लॉ, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में। उसको उसके सुपीरियर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया कि भीड़ पे गोली चलाओ, तो उसने भी अपने साइड से एक बार देख लिया कि क्या ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जिन सर्कमस्टेंसेस में हमारे ऑफिसर गोली चलाने की बात कर रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू लॉ सही है या अकॉर्डिंग टू लॉ सही नहीं है। अगर अकॉर्डिंग टू लॉ सही है तो उसने अपने ऑफिसर की बात मानकर भीड़ पर गोली चला दी, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। तो अगर आपको एग्जाम में ये इलस्ट्रेशन आए और इसमें ये वर्ड्स मिले कि इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में उसने गोली चलाई अपने सुपीरियर ऑफिसर की बात मानकर, तो उसने अपराध नहीं किया। अगर आपको एग्जाम में इस इलस्ट्रेशन को चेंज करके दे दिया जाए और ये शब्द हटा दिए जाएं, इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ, उसमें ये शब्द नहीं जोड़े, सीधा लिख दें कि का एक सैनिक है जिसको उसके सुपीरियर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया कि भीड़ पर गोली चला और उसने गोली चला दी बिना किसी इंक्वायरी किए, या ये वर्ड्स ना भी दिए हो
तो क्या कहा ने अपराध किया, तो आप क्या लगाएंगे, हाँ उसने अपराध किया। अगर इलस्ट्रेशन में ये वर्ड नहीं है विधि के समनुदेशों के अनुवर्तन में या इन कंफर्मिटी विद लॉ, तो उसने अपराध किया। लेकिन अगर उसने कंफर्म कर लिया कि नहीं लॉ के अकॉर्डिंग सही है, तो अपराध नहीं किया। इससे मिलता जुलता एक इलस्ट्रेशन है जो पेपर में आया है कि का एक पुलिस ऑफिसर होता है जो अपने कांस्टेबल को आदेश देता है कि एक लॉफुल असेंबली है उस पे गोली चलाओ, और कांस्टेबल ने लॉफुल असेंबली पर गोली चला दी, तो क्या कांस्टेबल को 76 का लाभ मिलेगा, बताओ मिलेगा या नहीं मिलेगा? ए एक ऑफिसर है जिसने अपने कांस्टेबल को ऑर्डर दिया कि तुम्हें लॉफुल असेंबली पर विधि पूर्वक जमाव पर गोली चलानी है, और उसने गोली चला दी, तो उसको 76 का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो मैम नहीं मिलेगा। पक्का? नहीं मिलेगा मैम। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैम लॉफुल असेंबली पे उसने बोला है। लॉफुल असेंबली ऑफिसर ने उसको ऑर्डर दिया था। लॉफुल असेंबली है ना मैम, इसलिए। मैम यहाँ पे विधि के समादेशों के कमांड ऑफ लॉ नहीं है मैम। हाँ वही विधि के समादेशों उसने के क्या किया, सुपीरियर ऑफिसर था, लॉफुल असेंबली थी, और उसने ये नहीं देखा कि लॉ में ऐसा कहा गया है कि जब तक अनलॉफुल असेंबली नहीं होगी तब तक आप उसको टारगेट नहीं कर सकते। लॉफुल असेंबली थी, तुम्हें देखना चाहिए था, तुम्हें इंक्वायरी करना चाहिए थी। ऐसा थोड़ी कि सुपीरियर ऑफिसर ने कोई भी ऑर्डर दिया तो तुम आंख बंद करके मान लोगे कि भाई सुपीरियर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है। तो आपको भी देखना है कि कंफर्मिटी विथ लॉ है या कंफर्मिटी विथ लॉ नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलिए। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंतर्गत क्या क्या नहीं आता? फॉरगेटनेस नहीं आता, भुलावा नहीं आता, अरे भूल गए, कोई चीज भूल गए, भुलक्कड़पन, उसके कारण आपने नेग्लिजेंटली कोई एक्ट कर दिया तो उससे जो है किसी का बुरा हो गया, तो वो उसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, फॉरगेटफुलनेस जो है वो नहीं आएगा इसके अंतर्गत। फिर कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो एग्जाम में पूछी जाते हैं, वो लिखिए। पहला तो लिखिए आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस प्रिंस। इसमें क्या हुआ था, एक पर्सन था, वो 16 साल की लड़की को अगवा करके ले गया, और वो बाद में जब पकड़ा गया तो क्या एक्सक्यूज दे रहा है कि ये जो लड़की है इसको देखने से मुझे नहीं लग रहा था कि ये नाबालिग है, ये 16 साल की है, इसलिए मैंने कोई अपराध नहीं किया, मतलब मैंने एब्डक्शन का अपराध नहीं किया। आईपीसी में हम आगे पढ़ेंगे किडनैपिंग और एब्डक्शन, तो उसमें पढ़ते हैं कि किस एज के लड़की को अगर आप लॉफुल गार्डियन से ले गए बिना उनकी कंसेंट के तो वो अपराध गठित हो जाता है। ठीक है, तो ये 16 साल की लड़की को अगवा करके ले गया, और ये क्या कहने लगा कि देखने से नहीं लग रहा था कि ये लड़की जो है माइनर है, 16 साल की है, देखने से लग रहा था कि ये मेजर है, इसलिए मैं इसको ले गया, और मैंने कोई अपराध जो है नहीं किया। ये अभियुक्त अपनी साइड से प्लीड कर रहा था, इसलिए मुझे जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का लाभ मिलना चाहिए सेक्शन 76 के अंतर्गत, है ना, कि तथ्य की भूल है ये। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं भैया ये तथ्य की भूल नहीं है, तुम उसको लड़की को गार्डियन उसके गार्डियन की कंसेंट के बिना लेकर गए। पहली चीज, भले ही तुम्हें देखने से नहीं लग रहा था लेकिन तुम्हारा इंटेंशन तो ईवल था, तुम उसको किसी अच्छे पर्पस से नहीं ले गए थे, तुम उसके साथ कुछ गलत करने के पर्पस से उसको ले गए थे, इसलिए इस पर्सन को आर वर्सेस प्रिंस में सेक्शन 76 का लाभ मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बिहाफ में नहीं मिला। तो यहाँ पे बात क्या निकल के आ रही है, गुड फेथ। यदि यहीं पर इस इलस्ट्रेशन में अगर केस है, तो अगर आपको इलस्ट्रेशन बना के दे दिया जाए कि कोई ए व्यक्ति 16 साल की लड़की को उसने देखा कि वो अपने घर में अकेली है और घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, और वो गया, उसने देखा कि घर पे कोई नहीं था, और फिर वो उस लड़की को ले गया, देखा कि लड़की जो है गिरी पड़ी थी और वो उसको बहुत फ्रैक्चर्स हो गए थे मेजर, और उसने देखा कि मेजर फ्रैक्चर्स हो गए, उसके घर पे कोई नहीं है, वो चिल्ला रही थी कि कोई मेरी मदद करो, इसलिए वो उसको वहां से हॉस्पिटल लेकर गया था, उसको दिखाने के लिए लेकर गया था। अब यहाँ पे जब उनके पेरेंट्स घर आए, उन्होंने देखा लड़की नहीं मिल रही है या क्या है, तो वो कंप्लेंट कर दे जाके कि ये जो पर्सन है ये अगवा करके ले गया। लड़की बेहोश है, सपोज करिए लड़की को होश नहीं है, हॉस्पिटल में जाके बेहोश हो गई, 2 दिन तक होश में नहीं आई, इनको क्या लगा कि ये अगवा करके ले गया, तो क्या अब उसको लाभ मिलेगा? तो ये सर्कमस्टेंसेस रहती, अब वो वहां पे ये प्रूफ कर देगा
कि मैं जो हूँ, मेरा इंटेंशन जो है कुछ गलत नहीं था, अंदर से ऐसी ऐसी आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं गया, ले गया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। लड़की भी होश में आएगी तो वो भी देगी। तो ये सब चीजें क्या होती है, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करती है, और गुड फेथ में ले गया। तो यहाँ पे उसको क्या काम आ जाएगा कि गुड फेथ में ले गया। ठीक है, तो गुड फेथ में यदि कोई काम किया है तो उसको लाभ मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो उसके पेरेंट्स थे, तो ये क्या हो गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण उन्होंने क्या कर दिया, उसके ऊपर गलत केस चला दिया। तो अब वो चाहे कि अब वो अपोजिट काउंटर केस कर दे कि अरे मानहानि होगी हमारी, तुमने हमारे ऊपर केस कर दिया, तो उसका उनके पेरेंट्स को काय का लाभ मिल जाएगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, और उस पर्सन को काय का लाभ मिल जाएगा, गुड फेथ का। ठीक है ना। आगे एक और केस इसमें, आर वर्सेस टोल्सन, इंपॉर्टेंट केस है, लिखिए। आर वर्सेस प्रिंस हो गया। आर वर्सेस प्रिंस का ईयर अगर आप लोग चाहें तो लिख लीजिए 1875, और आर वर्सेस टोल्सन का है 1889। जस्टिस कोक थे इसमें, आर वर्सेस टोल्सन, जस्टिस कोक। कभी कभी जस्टिस का नाम पूछ लेते हैं, लिख लीजिए वहीं। इस केस में क्या हुआ था, द एक्यूज्ड वाज कन्विक्टेड ऑफ बाइगेमी। एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया गया कि इसने जो है दूसरी शादी कर ली पति के जिंदा रहते हुए। तो शी हैड गॉन थ्रू द सेरेमनी ऑफ मैरिज विद इन 7 years आफ्टर शी हैज बीन डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया था, और वाइफ ने हस्बैंड द्वारा छोड़े जाने के बाद, मतलब त्याग कर, डाइवोर्स नहीं दिया था, छोड़ दिया था, घर से निकाल दिया था। तो उसके बाद उसने विद इन 7 years, मतलब 7 साल का समय माना जाता है, अलग अलग हो गए थे दोनों, अलग अलग रहने लगे। और इसकी वाइफ को ऐसा लगा, उसको कुछ पता नहीं था, उसने बहुत पता करने की कोशिश की, तो उसको उसके पति के बारे में पता नहीं पड़ा, और उसको लगा कि उसका पति जो है मर गया है, क्योंकि कहीं से भी उसको कुछ पता नहीं चल रहा था। तो इसने दूसरी शादी कर ली विद इन 7 years। तो यदि आप अपने जो भी आपका पार्टनर होता है वो जीवित है और आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है, और विद इन 7 years अगर आप दूसरी मैरिज कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, बाइगेमी का अपराध कहलाता है, द्विविवाह का अपराध कहलाता है। तो यहाँ पर फैक्ट्स यही आए कि जो लेडी थी जिसको उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया था, उस लेडी ने विद इन 7 years ये सोच करके कि उसका पति मर गया है, उसने पूरी ड्यू इंक्वायरी करी, सब पता किया, उसको नहीं पता चला, उसने सोचा मर गया, उसने दूसरी शादी कर ली। तो इट वाज हेल्ड दैट अ बोना फाइड बिलीफ ऑफ रीजनेबल ग्राउंड in the death of the husband at the time of the second marriage afford a good defense to the charge of bigamy। तो उसको डिफेंस लिया उसने सेक्शन 76 का, तो उसको डिफेंस मिल गया कि ये उसकी तथ्य की भूल मानी जाएगी, क्योंकि उसने अपने साइड से पूरी इंक्वायरी कर ली थी, पूरा उसके पास रीजनेबल ग्राउंड भी थे, और उसने बताया कोर्ट में कि सर मेरे पास बिलीव करने के, विश्वास करने का रीजनेबल कारण था कि मेरे पति जो है अब जिंदा नहीं है, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। और उसको इस केस में आर वर्सेस टोल्सन में महिला को लाभ मिल गया था, और बाइगेमी के चार्जेस को हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट केस आप लिख सकते हैं गोपालिया कालिया। गोपालिया कालिया 1923 का केस है। ये वाला जो केस है ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ, जो सेक्शन 76 का इलस्ट्रेशन बी है ये उससे मिलता जुलता है इसके फैक्ट्स। इसमें क्या कहा गया है कि ए पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड द कंप्लेनेंट अंडर अ वारंट बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही वाज द पर्सन टू बी अरेस्टेड। जो पुलिस ऑफिसर था उसको अरेस्ट वारंट मिला था एक व्यक्ति को पकड़ने का, कंप्लेनेंट को, तो वो गुड फेथ में सद्भाव पूर्वक उसने किसी और पर्सन को अरेस्ट कर लिया। The complainant brought an action for wrongful confinement। तो जिस पर्सन को गलती से पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उस कंप्लेनेंट ने क्या किया, wrongful confinement के लिए उस पुलिस वाले के ऊपर केस फाइल कर दिया। तो it was held that the police officer was not guilty because he was protected by this section। तो क्या हुआ, पुलिस ऑफिसर को लाभ मिल गया कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण उसने ड्यू इंक्वायरी करी, इंक्वायरी के बाद उसको पता चला कि नहीं ये वो पर्सन नहीं है, तो उसको लाभ मिल गया। ठीक है, फिर एक केस आप और लिख सकते हैं, ये छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या इग्नोरेंस ऑफ लॉ का लाभ फॉरेनर्स को भी मिलेगा? यहाँ पे से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, भाई हम क्या लेकर उपधारणा चल रहे हैं कि इंडिया में जितने भी लॉ है उनकी जानकारी सभी को होती है, ये मान करके चल रहे हैं कि इंडिया में जितने भी लॉज हैं उनकी जानकारी सारे इंडियंस को होती है,
इसलिए अगर वो मिस्टेक ऑफ लॉ करते हैं तो उसकी छूट उन्हें नहीं मिलेगी, 76 का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। तो क्या ये चीज फॉरेनर्स पे भी एप्लीकेबल होगी? भाई फॉरेनर जो है, बाहर का व्यक्ति जो है अदर कंट्री का, क्या उसको तो इंडियन लॉ की जानकारी नहीं होगी? तो ये जो मैगजीन है इग्नोरेंस जुरिस नॉन एक्सक्यूसेड मींस इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज, ये जो है फॉरेनर्स पे भी एप्लीकेबल होती है हमारे यहाँ इंडिया में, ध्यान रखना, ठीक है। इससे रिलेटेड केस से लिख लीजिए आर वर्सेस वैली, ये चीज डिसाइड की गई है आर वर्सेस वैली में। चलिए अब इसके साथ हम पढ़ेंगे सेक्शन 79, क्योंकि इसके साथ सेक्शन 79 पढ़ी जाती है। ये देखिए सेक्शन 79 में क्या कहा गया है? सेक्शन 79 में कहा गया है एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध। बहुत सिमिलर सा डिफरेंस है 76 और 79 में, अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगी, पहले एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं इसकी। इसमें कहा गया है कि एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it। सेम अगेन पूरे इंग्रेडिएंट सेम है 76 के। कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक ये विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। यहाँ पे जो पर्सन एक्ट कर रहा है वो क्या है? विधि के द्वारा न्यायानुमत है, और वो अपने आप को बिलीव कर रहा है। वो भी कैसे बिलीव कर रहा है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण, गुड फेथ में कि मैं ऐसा काम करने के लिए बाय लॉ एम्पावर्ड हूं, और फिर वो एक्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन एक बार देखिए, थोड़ा सा क्लियर होगा। A sees Z commit what appears to A to be a murder. A, in the exercise to the best of his judgment, exerted in good faith of the power which the law gives to all persons of apprehending murderers in the fact, seizes Z in order to bring Z before the proper authorities. A has committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self-defense. इसमें कहा गया है कि का ए जो पर्सन है या को ऐसा करते देखता है जो का को हत्या प्रतीत होता है। ए जो एक पर्सन था, कहीं से गुजर रहा होगा, उसने देखा जेड को, तो जेड जो भी कुछ कर रहा था उसको देख करके ए को क्या लगा कि जेड जो है वो किसी का मर्डर कर रहा है, ऐसा उसको लगा देख करके। का सद्भाव पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार, तो अब ए ने उसको जो भी, मतलब उस टाइम पे गुड फेथ में उसने जो भी अपना बेस्ट डिसीजन समझा कि उस सिचुएशन में कोई भी पर्सन क्या करेगा, क्या करना चाहिए, तो उसने अपने बेस्ट डिसीजन के हिसाब से क्या किया, उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्याकारियों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है। लॉ में एक उपधारणा और चलती है, क्या कि यदि अपराध होते हुए भी आप देख रहे हैं तो भी आप भी अपराधी हैं। अगर आपके सामने कोई अपराध हो रहा है तो आपको लॉ कहता है कि आपको उस अपराध को होने से रोकना है, ठीक है ना। मतलब आपके पास भी पावर होता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जब हम पढ़ेंगे तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको पावर देता है कि आपके खुद के विरुद्ध यदि कोई अपराध हो तो भी आप सेल्फ डिफेंस करें, यदि किसी दूसरे की पर्सन और दूसरे की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अपराध हो रहा है वहां पे भी आप सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते। जरूरी नहीं है कि जब कोई आप पर हमला करने आए, आपकी प्रॉपर्टी चुराए तो ही आप सेल्फ डिफेंस करेंगे।
आप देख रहे हो कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी मार रहा है तो आप उसका भी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए ने वही किया, ए को लगा कि जेड जो है वो किसी तीसरे पर्सन को जान से मार रहा है और उसने अपना बेस्ट डिसीजन देते हुए जो उसको मिला हुआ है विधि की तरफ से कि हत्याकारियों को पकड़ सकते हो आप, तो उसने ऐसा सोचते हुए क्या किया, या को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए या को अभिग्रहित कर लिया। तो उसने क्या किया, जेड को जाके पकड़ लिया कि वो जो है पुलिस के पास ले जाएगा जेड को। उसने जाकर के जेड को पकड़ लिया कि मैं इसको पुलिस के पास ले जाऊंगा। का ने कोई अपराध नहीं किया। तो अब ये जो ए है जिसने जेड को पकड़ लिया ये देख करके कि जेड, उसको लगा कि जेड किसी को जान से मार रहा है, तो इसने कोई अपराध नहीं किया। चाहे तक पश्चात असल बात यह निकले कि या आत्म प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। जब वो पुलिस वाले के पास उसको ले गया तो एक्चुअल में बात क्या निकल के आई, अरे भैया मैं उसको मार नहीं रहा था, मैं अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था, वो मुझे मारने आया था तो मैं अपने सेल्फ डिफेंस में उसको मार रहा था और तुम मुझे पकड़ के पुलिस वाले के पास ले आए। तो ए ने क्या अपराध किया, तो यहाँ पे कहा कि नहीं, ए ने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, तो अब सेक्शन 76 और 79 में जो छोटा सा अंतर है वो क्या है, सेक्शन 76 में बात हो रही है बाउंड बाय लॉ की। बाय लॉ जो लोग काम करने के लिए बाउंड है, मतलब लॉ ने आपके ऊपर जो ड्यूटी इंपोज करी है वो ड्यूटी कर रहे हैं आप। ठीक है, तो वो है 76। जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन में पढ़ा कि सैनिक था, सैनिक को उसकी सुपीरियर ऑफिसर ने गोली चलाने का आदेश दिया तो उसने अपनी कंफर्मिटी वगैरह देख के चलाई गोली, तो अपराध नहीं। क्यों, क्योंकि वो वहां पे उसको ऑर्डर मिले, लीगल ऑर्डर मिले हैं। फिर दूसरा इलस्ट्रेशन क्या था कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ए को अरेस्ट करके लाओ, तो वो जो ऑफिसर है अरेस्ट करने गया था, गलती से मिस्टेक ऑफ फैक्ट का किसी दूसरे को अरेस्ट कर लिया। तो ये क्या है, ये इस टाइप की बात है, क्या है, ये लीगली बाउंड है ना, मतलब लीगल ऑर्डर्स मिल रहे हैं काम करने के लिए। तो सेक्शन 76 में जो एक्ट है वो लीगली बाउंड है और सामने वाला या तो बिलीव कर ले, जैसे सेकंड इलस्ट्रेशन में उसने गलती से बी की जगह जेड को अरेस्ट कर लिया, तो क्या हुआ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण उसने ये बिलीव किया कि मैं अरेस्ट कर रहा हूं, तो वो तो एक्चुअली में करने तो गया था बी को, लेकिन उसने कर लिया किसको, जेड को अरेस्ट, तो उसको वहां लाभ मिल गया। और यहाँ पे 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ, न्यायानुमत, न्यायानुमत का मतलब न्याय द्वारा अनुमति प्राप्त है, मतलब हम और आप, ये नॉर्मल सेक्शन बात कर रही है, 79 नॉर्मल पर्सन की बात करिए कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी बुद्धि विवेक से समझता है कि मुझे ऐसा काम करने की विधि के द्वारा पावर मिली है और फिर वो काम करता है, गुड फेथ में करता है, तो उसको 79 में लाभ मिल जाएगा। जैसा कि इस इलस्ट्रेशन में हमने पढ़ा है ना, कि उसको देख के लगा कि भाई सामने वाला जो है जेड जो है वो मार रहा है, तो उसने जाके जेड को पकड़ लिया, बाद में पता चला कि वो मार नहीं रहा था, वो तो खुद ही अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था और तुम उसी को पकड़ के पुलिस के पास ले गए। लेकिन यहाँ पे उसको अपराधी नहीं माना जाएगा कि तुमने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर लिया, ऐसा बोलते भाई उसने बांधा होगा उसको रस्सी से। तो अभी अपन पढ़ेंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, तो उसमें बताएंगे कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कब गठित होता है, किसी को रस्सी से बांध दिया, किसी को कमरे में बंद कर दिया, तो कब कहलाएगा, है ना। अब इससे रिलेटेड एक केस इंपॉर्टेंट वो लिख लीजिए, एम्प्रेस वर्सेस जगमोहन ठकुराल। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आई? हाँ अब आई, अब आई। कब से नहीं आ रही मैम 3 मिनट तो हो गए होंगे आप सेक्शन 79 कंप्लीट हो पाई थी या नहीं? सेक्शन 79 कंप्लीट नहीं आप हुई है। डिफरेंस बता रहे थे, क्या बता रहे थे? जस्टिफाइड बाय लॉ तक, जस्टिफाइड बाय लॉ 79 में डिफरेंस बता रही थी सेक्शन 76 और 79 में। यस मैम, सेकंड का जस्टिफाइड बाय लॉ यूज किया है 79 में। डिफरेंस कंप्लीट हो गया था? नहीं हुआ था। एक पॉइंट क्लियर हुआ था, एक पॉइंट क्लियर हुआ था। ओके उसमें पॉइंट एक ही एक्चुअली में, जस्टिफाइड, उसमें अंतर बस इतना है कि 76 में बाउंड बाय लॉ होता है और 75 में जस्टिफाइड बाय लॉ होता है। बाउंड बाय लॉ का मतलब होता है कि हमारे ऊपर लीगल ड्यूटी इम्पोज होती है, मतलब हमें बाय लॉ जो ड्यूटी मिली है, जैसे हम ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, हम कोर्ट के ऑफिसर हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब में हैं, और फिर हमें जो लीगल ऑर्डर्स मिलते हैं करने के लिए वो कहलाता है क्या,
बाउंड बाय लॉ, ठीक है ना। तो वो ऑफिसर्स या तो लॉ के द्वारा बाउंड हो कोई काम करने के लिए और फिर वो करते हैं तो वो अपराध नहीं माना जाता, या गलती से बाय अरे यार ये बार बार पता नहीं इस क्यों फोन कर रहे हैं। सुबह हम क्लास में है क्या? क्लास डिस्कनेक्ट हो जा रही है, वो कॉल कर रहा है बार बार। तो चलिए ठीक है, तो बाउंड बाय लॉ समझ में आ गया, और जस्टिफाइड बाय लॉ मतलब न्यायानुमत, न्याय के द्वारा अनुमति प्राप्त है। मतलब हम और आप जो नॉर्मल पर्सन है, हम और आप अपनी बुद्धि विवेक से कोई काम करते हैं, मतलब हम बाय लॉ बाउंड नहीं, मतलब हम तो कोई ऑफिसर नहीं है। जैसे मैं हूँ भाई, मैं हाउस वाइफ हूँ, अब मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं अपने घर में काम कर रही थी और सडनली जो है मुझे क्या आवाज आई, मेरे पड़ोसियों से आवाज आई कि मेरे पड़ोस में बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, ठीक है, मेरे पड़ोसी की। तो मैं गई वहां पर देखने के लिए और मैंने देखा कि मेरी जो पड़ोसी है उस पर कोई व्यक्ति जो है हमला कर रहा है। तो मैंने उस व्यक्ति को जाके पकड़ लिया और पकड़ करके क्या किया, उसको बंद कर दिया कि मैं पुलिस को फोन करती हूँ और उसको पकड़वा देती हूँ। बाद में पता चला कि एक्चुअली में जो मेरी पड़ोसी थी उसी ने उसको अपने घर पे बुलाया था और लड़ाई झगड़ा कर लिया और वही उसको जान से मार रही थी, वो हाथापाई कर के बचा रही थी। तो अब क्या, वो जो पर्सन जिसको मैंने बांध के रख लिया वो मेरे ऊपर केस करेगा तो मुझे लाभ मिलेगा? नहीं। तो मुझे लाभ मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने गुड फेथ में काम किया और मुझे जो अपने बेस्ट एप्रीहेंशन से लगा कि नहीं भाई सेल्फ डिफेंस तो मैं अपना भी कर सकती हूँ, भाई मैंने पढ़ा है सेल्फ डिफेंस तो मैं अपना भी कर सकती हूँ, दूसरे का भी कर सकती हूँ। तो मैं अपनी पड़ोसी का सेल्फ डिफेंस कर रही थी, गुड फेथ में कर रही थी, मेरा कोई इंटेंशन तो खराब था नहीं। तो ये क्या है, जस्टिफाइड बाय लॉ। मतलब हमने क्या मान लिया अपने आप को, हम ये मान के चल रहे हैं कि यार लॉ ने हमें ये पावर दिया है इतना। तो नॉर्मल कुछ पावर्स होते हैं जो सबको जनरली पता होते हैं, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई गिरा पड़ा है तो हमने उठा लिया कि भाई ये तबीयत खराब है, इसको ले जाके हम क्या करें, हॉस्पिटल में जो है भर्ती करवा दें। तो ये कुछ चीजें होती है जिसको हम लोगों को लगता है कि नहीं यार ये हमारी ड्यूटी है, हमें कर लेना चाहिए, और गुड फेथ में हम वो काम कर रहे हैं, पता चला वो उल्टा पड़ गया। तो क्या आपको उसके लिए एक्शन, मतलब सामने वाली पार्टी एक्शन कर दे, डिफेमेशन कर दे कि भैया डिफेमेशन कर दे कि यार तुमने हमें पुलिस केस करवा दिया फ्री फालतू में, तो आपको लाभ मिल जाएगा कि भाई हमने गुड फेथ में किया है, ठीक है। तो 76 और 79 में बस वर्ड्स का खेल है। अंतर क्या है, बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ, दो वर्ड्स का अंतर है, ध्यान रखना। जस्टिफाइड मतलब न्याय द्वारा अनुमति प्राप्त है, हम ये मान करके काम कर रहे हैं, और वहां पे ऑलरेडी लॉ द्वारा आप बाउंड हो काम करने के लिए। क्लियर है? कोई डाउट है इतने तक में? मैम 79 में कोई मैक्सिम है क्या? मैक्सिम नहीं है, जो सेम मैक्सिम है 76 में वही 79 में सेम। ये दोनों एक ही बात करती हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ignorantia facit ओके excusat, मैम। ignorantia juris non excusat, ठीक है। ओके मैम। और इसमें एक केस है, वो केस लिख लो 79 में, एम्प्रेस वर्सेस जगमोहन ठकुराल। ये देखो दिख रहा होगा, एम्प्रेस वर्सेस जगमोहन ठकुराल। ठीक है, एसएन मिश्रा की अगर आपके पास बुक हो तो उसमें सेक्शन 79 से रिलेटेड बहुत सारे केस लॉज दिए गए हैं, तो आपको सिर्फ उन केस लॉज के नाम याद कर लेना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक है केस ऑफ साहू वर्सेस सालिग्राम शाह, एक है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस भगवान बारिक, ठीक है। चरणदास का केस है एक। ये कुछ केसेस हैं, ये जो आप एसएन मिश्रा से इनके फैक्ट्स देख लेना, क्योंकि जो इलस्ट्रेशन फॉर्म में जो आते हैं ना हमारे एग्जाम में, इलस्ट्रेशन दे देते हैं, पूरा एक प्रॉब्लम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या अपराध है, कैसा हेल्ड करेंगे। तो ये आपको इन केसेस की थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना, सिर्फ एक बार रीड करना है, आपको याद नहीं करना है, बस एक बार रीड कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अपना 76। केडी गौर में मिलेगा? क्या? केडी गौर में?
हाँ, केस लॉस तो सारी बुक्स में रहते हैं, केस लॉस तो सभी बुक्स में रहते हैं, तो थोड़ा एक बार आप उसके फैक्ट्स एक बार बस रीड कर लेना। जैसे आज पढ़ लिया ना हमने 76 और 79, तो उसको एक रीडिंग थोड़ा सा बुक से देख लेना, ठीक है? ओके मैम। चलिए सेक्शन 77 और 78 को जल्दी से एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है? कोई प्रॉब्लम किसी को? कंटिन्यू करें या अभी रुकें? आंसर दो भाई। मैम कंटिन्यू करिए। जी कंटिन्यू करिए मैम। चलिए सेक्शन 76 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। बिल्कुल सिंपल है, सेक्शन याद रखनी है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए डबल स्टार बना हुआ है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, सीधा हेडिंग से क्वेश्चन आता है, ठीक है? कि न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश ने यदि कोई कार्य कर दिया है तो क्या वो ऑफेंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law। कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। जब भी कोई जज जुडिशियली एक्ट कर रहा है, बस वर्ड्स पकड़ना, जुडिशियली एक्ट कर रहा है, न्यायिकता कार्य कर रहा है, और उस शक्ति के प्रयोग करते समय गुड फेथ में यदि उसने कोई काम किया है तो कभी भी उसका वो एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये किसके अंतर्गत आ जाएगी? 76 वाले के अंतर्गत आ जाएगी, है ना? बाउंड बाय लॉ हो गया ना जज काम एक्ट जुडिशियली करने के लिए, ठीक है? आपको इस चैप्टर की सेक्शंस का एक एक वर्ड, एक एक लाइन याद रखनी है। यहां से ही ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, बैरेक्ट के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा चैप्टर 4 में, ध्यान रखना। इसलिए चैप्टर 4 की सारी सेक्शंस और सारे इलस्ट्रेशंस बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड ध्यान, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना। बस एक बार पढ़ोगे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे मैं पढ़वा रही हूँ, मैंने कहा कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी बात अपराध नहीं है जो जज ने की है, लेकिन कब की है? व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। अब अगर आपको एग्जाम में ये व्हेन एक्टिंग जुडिशियली वर्ड हटा दे तो फिर आप क्या टिक करोगे? तब अपराध है। अगर वो जुडिशियली काम नहीं कर रहा है तब वो जज नहीं है ना, ध्यान रखना। जज जो है वो अपने घर पे है, पर्सनल है, और फिर वो कोई काम करे और क्या लाभ ले? अरे मैं तो जज हूँ, मैं तो लॉ द्वारा बाउंड हूँ वो काम करने के लिए, तब उसको नहीं मिलेगा। जब आप जुडिशियली एक्ट कर रहे हो, जब आप कोर्ट के अंदर बैठे हो, वो जुडिशियली पावर आप यूज कर रहे हो, उस पावर को यूज करते हो जो लॉ के द्वारा आपको मिली है, तब आप कोई एक्ट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू लॉ, गुड फेथ में, वो भी, तब आपका कृत्य ऑफेंस नहीं है। अगर इन सारी कंडीशंस को अपोजिट कर दिया जाए तब वो ऑफेंस है। एक तो एक्टिंग जुडिशरी नहीं है, गुड फेथ में भी नहीं किया है, तो अब सपोज करो एक्टिंग जुडिशरी है, मतलब वो जुडिशली एक्ट कर रहा है, न्यायिकता कार्य कर रहा है, शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, लेकिन गुड फेथ में नहीं कर रहा है, मतलब इलविल के साथ कर रहा है। कोई पार्टी है जिस पता चला भाई जज होता तो इंसान ही है, कभी कोई दुश्मन रहा होगा उसका, पता चला उसका केस कोई आ गया सामने, इसने कहा अब अच्छा मौका मिला है, अब इसको बताते हैं, आज तो हम जज बन गए हैं, अब इससे हम दुश्मनी निकालेंगे। देन इट इज नॉट डन एक्ट इन गुड फेथ, तब उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना है कि न्यायिकता कार्य होना चाहिए, जुडिशियली एक्ट होना चाहिए, एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, फिर कोई एक्ट किया है तो वो कभी भी अपराध नहीं है। हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। 78 77 में जज को प्रोटेक्ट किया है, 78 में ऑफिसर्स, जो कोर्ट के ऑफिसर्स, अदर ऑफिसर्स है, उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया काम। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा आदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते ही की जाए, अपराध नहीं है। चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। बहुत डीप सेक्शन है, ध्यान से समझना।
nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of the court of justice, if done while such judgment or order remains in force, is an offense, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction. इसमें कहा है कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, कोई जजमेंट दिया है, और उस जजमेंट और ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, तो जब वो ऑफिसर्स उस जजमेंट और ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने में जो काम करते हैं, तो वो किया गया काम कभी भी अपराध नहीं होता है, पहली चीज। लेकिन वो कब अपराध नहीं होगा, कंडीशंस देखिए। पहली कंडीशन, while such judgment or order remains in force, जब तक वो निर्णय और आदेश प्रवृत्त रहे। कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर पारित किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो उसकी टाइम लिमिट होती है, ठीक है, हमेशा, कि ये कब तक वैलिड रहेगा या कब तक ये जजमेंट और ऑर्डर जो है फोर्स में रहेगा। तो वो जजमेंट और ऑर्डर जब तक फोर्स में है, उसके फोर्स में रहने तक में आपने अगर उसका एग्जीक्यूशन कराया है, कोई एक्ट किया है उसकी परसुएंस में जो उस ऑर्डर में कहा गया है एक्ट करने के लिए, तब तक वो अपराध नहीं है। दूसरी कंडीशन, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता ना भी रही हो। अगर न्यायालय ने जो ऑर्डर या जजमेंट पारित किया है और बाद में पता है, मतलब उस न्यायालय को वो ऑर्डर और जजमेंट देने की जुरिडिक्शन ही नहीं था, फिर भी उसने वो ऑर्डर दिया है और उसके बाद भी उस पर्सन ने उसका एग्जीक्यूशन किया है, तब भी वो अपराध नहीं है। लेकिन कब? परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। अब यहाँ पे बात समझिए, कोर्ट है, कोर्ट ने कोई जजमेंट पारित किया, कोई ऑर्डर पारित किया, कोर्ट ने कहा कि पर्टिकुलर जो पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी को क्या करना है, आपको फॉरफिच करना है, या जजमेंट या ऑर्डर दिया, किसी व्यक्ति को जो है सेंटेंस दिया है, उसको कहा है कि भैया कुछ भी करना है, उस ऑर्डर को फुलफिल करने गए और उस कोर्ट ने जिसने जजमेंट और ऑर्डर पारित किया है उसको जुरिस्डिक्शन ही नहीं था वो करने का, उसके क्षेत्राधिकार के बाहर का मैटर था। या तो हो सकता है मतलब पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं हो, धन संबंधी अधिकारिता नहीं हो, या फिर सब्जेक्टिव जुरिस्डिक्शन नहीं हो, मतलब लोकल वाली नहीं हो। अब जो पर्सन, जो ऑफिसर है कोर्ट का, जो ऑर्डर और जजमेंट के एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ है, अगर उसको ये सद्भाव पूर्वक विश्वास है, उसको ये पता है, गुड फेथ में वो ये बिलीव कर रहा है कि ये जो ऑर्डर कोर्ट ने पारित किया है उसको पारित करने की अधिकारिता है, इस बिलीफ पे वो काम कर रहा है, तब तो वो अपराध नहीं है। लेकिन यदि उस पर्सन को, कोर्ट के उस ऑफिसर को ये पता चल गया कि ये जो ऑर्डर जो कोर्ट ने पारित किया है, कोर्ट को उस ऑर्डर को पारित करने की अधिकारिता नहीं थी, और ये पता लगने के बाद भी वो ऑफिसर उसके फर्दरेंस में काम करेगा, तो फिर उसको 78 का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, इसलिए देखो अलग से दिया है परंतु में लगा करके। परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति, मतलब जो कोर्ट के जजमेंट और ऑर्डर के फर्दरेंस में काम कर रहा है, सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। अगर वो ये बिलीव कर रहा है, गुड फेथ में बिलीव कर रहा है, अब यहाँ पे गुड फेथ में बिलीव करना कहाँ से कनेक्ट करोगे, तो आप पहुंच जाओगे 52A पे। 52A में पढ़ा था ना हमने गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब क्या होता है? गुड फेथ में किया गया काम कहलाता है सम्यक सतर्कता, ड्यू केयर एंड अटेंशन, मतलब आपने पूरी प्रॉपर इंक्वायरी कर ली अपनी साइड से भी। तो ये जो पर्सन है, कोर्ट का जो ऑफिसर है, जो जजमेंट और ऑर्डर के परसुएंस में जो भी मिला है उसको काम करने को वो कर रहा है, तो उसकी भी लायबिलिटी बनती कि वो एक बार चेक कर ले कि जो ऑर्डर, जो आदेश न्यायालय ने पारित किया, क्या उसको अधिकारिता थी पारित करने की कि नहीं थी। अब तुमने सम्यक सतर्कता बरती नहीं, तुम्हें ऑर्डर मिला, तुम आंख बंद करके जाके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराए, तो लाभ नहीं ले पाओगे। सद्भाव पूर्वक अगर तुमने विश्वास कर लिया, सद्भाव पूर्वक मतलब तुमने पूरी ड्यू इंक्वायरी कर ली, हाँ, फिर तुम्हें बिलीव हुआ कि हाँ कोर्ट को अधिकारिता थी, और फिर तुमने वो एग्जीक्यूट कराया, तो तुम्हें लाभ मिल जाएगा, तुमने कोई ऑफेंस नहीं किया। लेकिन यदि तुम्हें पता पड़ गया